चलिए, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने सर्कल की टेंजेंट निकालने की बात की थी। ठीक, देखिए टेंजेंट दो तरह की होती हैं, कि होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात करें तो टू सर्कल्स पर कुछ इस तरह खींची जाने वाली टेंजेंट को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहते हैं। ये दो खींची जा सकती हैं। इस तरह ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती। ये आपके मान लें लेंथ आपकी, ये आपका इंटरस, ये पॉइंट कांटेक्ट ए है, ये कांटेक्ट पॉइंट बी है, ये कांटेक्ट पॉइंट मान लो सी है, ये कांटेक्ट पॉइंट डी है। ये इसका सेंटर ओ है और ये आपका सेंटर ओ डैश है। जब आप इनको मिलाते हैं तो इसके अगर लाइन जॉइनिंग सेंटर्स को आगे बढ़ाया जाए तो तीनों एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं। दे इंटरसेक्ट ऑन अ सेम पॉइंट। ठीक है, पहली बात। दूसरा तो ये कि ये वाली आपकी रेडियसेस जो है, ये आपकी मान लो यहां से यहां तक R1 है, और यहां से यहां तक ये R2 है। मतलब अगर आप यहां देखेंगे तो ये आपका R1 का सिनेरियो है, और ये दूरी जो है वो आपकी मान लो मार्क किया आपने, वो R2 है। क्लियर? यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके R1 R2 है, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो कांटेक्ट पॉइंट टेंजेंट का नियम, और ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया, कांटेक्ट पॉइंट टेंजेंट का नियम। ठीक, अब अगर आप सिंपली देखेंगे तो ऐसी कंडीशन में आप ट्रायंगल, ये इंटरसेक्शन पॉइंट P हो गया, देखें तो जैसा उस तरफ होगा वैसा इस तरफ होगा। तो सबसे पहले तो ए बी जो टेंजेंट सेगमेंट है, इसको हम लेंथ कह सकते हैं, लंबाई कह सकते हैं, क्योंकि रेखा की कोई लंबाई नहीं होती। यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में भी कहा था कि जब भी हम टेंजेंट से की लंबाई की बात करते हैं, उसका मतलब होता है कि टेंजेंट सेगमेंट की लंबाई। ठीक है, टेंजेंट अपने आप में एक लाइन है, उसकी लंबाई नहीं निकाली जा सकती। ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ कॉन्टेक्ट पॉइंट के बीच में जो दूरी होती है उसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ कहते हैं। तो ए बी या सी डी इस तरफ दोनों आपस में बराबर होती हैं, तो किसी भी एक तरफ की निकाल लीजिए, एक ही बात है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल जो आपका पी ए ओ है, पी ए ओ, ये सिमिलर होता है ट्रायंगल पी बी ओ डैश के। सिंपल सी बात है, ये देखो 90 90, ये एंगल कॉमन, तो थर्ड एंगल थर्ड जो होता है वो थर्ड के बराबर हो जाता है। तो इस कंडीशन में आप सिंपली कह सकते हैं कि कभी भी पी ए अपॉन पी बी बराबर पी ओ अपॉन पी ओ डैश बराबर, इसी तरह से इस तरफ भी कार्यक्रम वही होता है। अगर आप ऐसे मिला दें सेम प्रोसेस तरफ, तो दूसरी तरफ का लिखेंगे नहीं, बराबर R1 अपॉन R2। सिमिलरिटी मिल जाती तो एक नियम बात, मतलब एक पॉइंट हमने लिख लिया। लेकिन ऐसी जो भी सिमिलरिटी से रिजल्ट मिल सकते थे, एरिया का, मीडियंस का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब मिल जाते हैं, क्योंकि ट्रायंगल ही सिमिलर हो जाता है। क्लियर? अब इसकी लंबाई पे जिक्र होता है कि आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई निकालें कैसे। ये तो सिनेरियो हो गया, आपने बनाया। अब अगर मान ली डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की पहले इतना बना लेंगे तो ठीक रहेगा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऐसे बनाए।
बना लिया होगा। अब अगली बात तुरंत आती है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकाली कैसे से। और सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो ये आपकी सर्कल है बड़ा, ये दो सर्कल है नॉर्मली, एक बड़ा एक छोटा होगा, बराबर बराबर भी हो सकते हैं बट वो स्पेशल कंडीशन है। ये आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, ये आपके कांटेक्ट पॉइंट मान लो ए और बी हुए, यहाँ पर आपका सेंटर आपका मान लो ओ है और ये आपका सेंटर ओ डैश है। ये ओ डैश को हमने मिलाया, ये आपका रेडियसेस हो गई, ये आपका एंगल 90 है, ये भी 90 है, तो इसका पैरेलल होने से कोई इसको रोक नहीं सकता। ये आपका R2 हो गया और ये दूरी आपकी R1 हो। ठीक, इस परिस्थिति में कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां से अगर हम कंस्ट्रक्शन ड्रॉ अ लाइन parallel to O dash from B which meets OA at M। मान लो हमने एक लाइन ये O dash है, इसके पहले यहां से ड्रॉ करी और वो जब यहां पे आके मिली तो ये आपकी स्थिति है जहां पर ये पॉइंट रहा वो आपका M रहा। ये आपका R2 है, ये पैरेलल है, जब ये 90 थे पहले पैरेलल से, इसलिए अब आए हम प्रूफ में या जो भी सोल्यूशन है। और वो ये है कि अगर आप देखें तो O डैश BM विल बी आ पैरेललोग्राम। हम देखेंगे कि O डैश BM जो होगा वो क्या होगा, पैरेललोग्राम। अगर ये आपका एक पैरेललोग्राम होगा तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम केंद्रों के बीच की दूरी ये D ले लें, अगर हम यहां पर केंद्रों के बीच की दूरी को D ले लें, O डैश हुआ, तो ऐसी परिस्थिति में पैरेललोग्राम की स्थिति में ये भी D होगा। ठीक है, बात समझ आई, फिगर में देखते जाइए। और ये आपका R2 है तो ये दूरी भी अपने आप R2 होगी भाई, क्योंकि पैरेललोग्राम सिद्ध हो गया है। पैरेललोग्राम सिद्ध हो गया था, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। हमने कहा ठीक है, थोड़ा और ध्यान देंगे तो आपको और बातें समझ में आएगी। यहाँ देखो आप, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला, ये कितना होगा, R1 माइनस R2। ये वाला जो पार्ट होगा वो कितना होगा, R1 माइनस R2 के बराबर। अब यहां आ जाओ, नाउ ट्रायंगल AMB में, अगर ट्रायंगल AMB में देखा जाए तो हम कह सकते हैं D स्क्वायर बराबर, ये आपकी L मान ली जाए, L स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 टू द होल स्क्वायर। सही है, इसको उस तरफ भेज देंगे तो आपका आ जाएगा L बराबर अंडर रूट के अंदर D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 टू द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, जो कि अपने आप में फॉर्मूले के रूप में भी पूछा जा चुका है और बाकी तो इंपॉर्टेंट है ही। बोलो क्लियर है? ये आपके हो गई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब यहां पर और आगे बात करते हैं, जैसे अगर केस फर्स्ट, यदि R1 बराबर R2, कभी ऐसा हुआ कि दोनों सर्कल, यहां ये आप समझ ही गए होंगे, R1 R2 रेडियस है ऑफ सर्कल्स और D डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। ठीक है, R1 R2 वृत्तों की त्रिज्याएं हैं और जो D है वो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है। यहां पर देखें तो ये आपका सेंटर हो गया O, ये आपका सेंटर हो गया O डैश। यहां ध्यान दीजिए, अगर आपने ऐसे खींचा तो आप बताइए क्या ऐसी स्थिति में
ये एक आयत का निर्माण नहीं हो जाएगा भाई? ये 90 ये 90 और ये दोनों बराबर हो गए, मान लो आर और आर, तो 90 90 आर आर, तो क्या ये आपका आयत नहीं बन जाएगा? तो ये जो आपका ए बी सी डी, यहाँ पहली बात तो आयत बन जाएगा। ठीक, जब आपका ए ओ ओ डैश बी, जब हम इसको देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगल अर्थात आयत होगा। अगर अगर आपका ये रेक्टेंगल अर्थात आयत होगा तो ऐसी परिस्थिति में ये जो दूरी होगी वो डी अगर है तो ये भी आपका डी के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये तो आपने फिगर से समझा। कुल मिलाकर मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर सर्कल की रेडियसेस सेम हुई तो ऐसी कंडीशन में जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसकी लंबाई डिस्टेंस बिटवीन सेंटर डी के बराबर हो जाएगी। लेकिन कैसे, वो बात भी समझनी होगी साथ साथ। तो ये आपके सामने हो गया। यहां तक बात समझ में आई नहीं? क्लियर? अगर यहां तक बात क्लियर है तो ऐसी परिस्थिति में कुल मिला के और आगे देखा जाए तो यहां पर हम देखें तो ये आपकी स्थिति। इसके अलावा अगर हम इसको फॉर्मूले से देखते हैं और इसी चीज को फॉर्मूले से देख लें, एल बराबर अंडर रूट के अंदर डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू। अब जब आर वन आर टू बराबर है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो ये तो हो गई जीरो, तो आपका एल बराबर हो जाएगा क्या? डी के। तो यहां से सिद्ध हो गया। कुल मिला के अगर वृत्तों की त्रिज्याएं समान है तो जो डी होगा, जो एल होगा, वो डी के बराबर होगा। ठीक, अब थोड़ा और देखो, एक केस और आता है। अब वो केस ये आता है कि अगर कभी ऐसी स्पेशल कंडीशन बनी कि आपने ये पाया कि सर्कल इस तरह से और एक दूसरे को एक्सटर्नली कांटेक्ट में, इसे खूब सवाल पूछे जाते हैं। एक्सटर्नली कांटेक्ट है, कांटेक्ट एक्सटर्नली, सर्कल से एक दूसरे को मिनिमम एक बिंदु पर और मैक्सिमम दो बिंदुओं पर ही प्रतिच्छेद कर सकते हैं। अगर दो से ज्यादा बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर जाते हैं तो ओवरलैपिंग सर्कल्स कहलाएंगे, समपाती। ठीक, प्रतिच्छेदन तो वही तरह से होता है, या तो एक बिंदु पर या दो बिंदु पर। तो अगर आपके एक्सटर्नली कांटेक्ट में, एक्सटर्नली कांटेक्ट मतलब उनका एक बिंदु कॉमन हुआ, तो ऐसी स्थिति में जब हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने जाएंगे तो उस स्थिति में हम पाएंगे कि ये दूरी आपकी R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगी। ये दूरी आपकी क्या हो जाएगी? तो अगर आपके सर्कल एक्सटर्नली कांटेक्ट में तो जो डी होगा वो उस कंडीशन में R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, और ये आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जब आप एल निकालने जाएंगे तो एल बराबर अगर आप फॉर्मूले में ही पुटअप कर दें, वैसे दोबारा निकाल सकते हैं बट दोबारा निकालने को मतलब नहीं, क्योंकि वैसे ही प्रयास करना पड़ेगा जैसे आपने पहले किया था। तो आपका डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यहाँ देखेंगे तो एल बराबर अंडर रूट के अंदर ये आपका डी डी कितना है? R1 प्लस R2 टू द होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एल बराबर अंडर रूट के अंदर 4R1 R2 आएगा। देखो 2 बाहर आ जाएगा तो एल बराबर होगा 2√R1 R2। इस पे खूब सारे क्वेश्चन जगह जगह देखने को मिलते हैं कि जब सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली कांटेक्ट में होंगे तो एल अर्थात डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई 2√R1 R2 के क्या होगी? बराबर होगी। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो ये बात हुई आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। कंफर्म है? क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नहीं? ठीक है, इतनी बातें हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पे। तो हेडिंग डाल दें लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। शायद ये हेडिंग पहले से पढ़ी भी है, हाँ उसी के अंतर्गत आप लिख रहे हैं। ठीक, तो पहले ये फिर ये फिर ये ऐसे कर। कोई लैंग्वेज नहीं, बस हो गया। इसमें थोड़ा लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं है।
हो गया? ये और नोट करें। हो गया? अब इसके बाद आती है इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। सेम उसी तरह से मान लो एक सर्कल, एक आपका ये सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक टेंजेंट आपने ड्रॉ की जिसने यहाँ इसको कांटेक्ट में किया और यहाँ पे इसको कांटेक्ट में किया। ये कांटेक्ट पॉइंट ए है, ये कांटेक्ट पॉइंट बी है, सी है, ये डी है, ये ओ डैश। और सेम वही सिनेरियो यहाँ पर भी कि अगर आप यहाँ पर कभी भी इस तरह मिलाते हुए पाते हैं तो ये आपका R1, ये आपकी R2। इस पॉइंट को P माना जाए जो केंद्रों को मिलाने रेखा पर ही मिलेगा। ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट, ये कांटेक्ट पॉइंट 90 90, ठीक है। और इस स्थिति में आपका ये थर्ड एंगल हो गया जो अपने आप बराबर हो जाएगा थर्ड एंगल के नियम से। आप फाइंड ट्रायंगल PAO विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल PBO डैश। और ऐसा होने पर पहली बात तो AB सेगमेंट और CD सेगमेंट आपस में बराबर होंगे, चाहे AB निकाल लो चाहे CD, क्योंकि दोनों के लिए सेम सिनेरियो बनेगा बिल्कुल। और यहाँ पर थोड़ा और ध्यान दिया जाए तो ऐसी कंडीशन अगर सिमिलरिटी हो गई तो PA अपॉन PB बराबर PO अपॉन PO डैश बराबर R1 अपॉन R2। ये इंटरनली डिवीजन कहलाता है।
और जो आपने इससे पहले पढ़ा वो एक्सटर्नली डिवीजन कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो ये इंटरसेक्शन होता है ये वाला से पहले था सर, यहाँ पर ये इंटरसेक्शन P होता है वो इस लाइन AB को डिवाइड तो कर रहा होता है, लेकिन लाइन AB का डिवीजन एक्सटर्नली हो रहा था, लाइन O डैश का डिवीजन एक्सटर्नली हो रहा था। जब किसी लाइन को डिवाइड करने वाला पॉइंट उससे बाहर हो तो उसे एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं, बाह्य विभाजन। और जब डिवाइड करने वाला पॉइंट उस लाइन पर हो तो उसे इंटरनल बोलते हैं। ठीक, तो ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। O डैश लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स, केंद्रों को मिलाने वाली रेखा का बाह्य विभाजन हुआ। ठीक, जबकि यहाँ पर केंद्रों को मिलाने रेखा का अंता विभाजन हुआ, P पर अंता विभाजित होती है, और किस अनुपात में? रेडियस के अनुपात में, और वहां पर भी रेडियस के अनुपात में, जो कि आपने देखा। इसके तुरंत बाद आती कि आप इसकी लेंथ निकालें, तो देखो ध्यान से कैसे निकालते हैं, एक साथ नोट करिएगा बाद में। मान लो ये आपका सर्कल है, एक आपका ये सर्कल है, ये आपका O हो गया और ये आपका O डैश हो गया। ये आपका O डैश को आपने मिलाया, ये आपका इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गई, और उस स्थिति में आपने ये मिलाया, ये 90 डिग्री, ये आपकी जो डिस्टेंस है वो आपकी R1, और ये आपकी जो डिस्टेंस है वो आपकी R2। तो ये आपकी रेस्पेक्टिवली R1 और R2 हुए। बात समझ पा रहे हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ। ये आपका वर्टिकली अपोजिंग हुआ, ठीक है, उससे आपको मतलब नहीं। अब एक काम करते हैं, ये पॉइंट आपका B हो गया, ये पॉइंट आपका A हो गया। तो आपने क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू O डैश फ्रॉम B which meets AO extended at M। अगर आप ध्यान दें, इससे यहां से लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इसके पैरेलल होगी, जब आप इसको पीछे बढ़ाते हैं तो यहां मिलेगी, इस पॉइंट को M मानिए, और क्योंकि ये 90-90 है इसे इन दोनों का पैरेलल होना पहले से तय है। देखो, तो अब आप जब ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपका पहले से पैरेलल है और ये हमने पैरेलल ड्रॉ कर लिया है। तो इससे क्या हुआ? ये वाला क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम हो गया। तो सो हम सिंपली पाएंगे कि क्वाड्रिलेटरल OM BO डैश इज आ पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम पाएंगे कि यहाँ पर OM BO डैश इज आ पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज है। अब अगर ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है, ये एक पैरेललोग्राम है, तो ऐसी कंडीशन में इसलिए हम सिंपली कह सकते हैं कि जो आपका MB होगा वो आपका D के बराबर हो जाएगा। कि दूरी अगर D मानी जाए, केंद्रों के बीच की दूरी को D मतलब हम यहाँ लिख भी सकते हैं D केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच दूरी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, एंड R1, R2 त्रिज्याएं हैं, रेडियसेस हैं। ठीक, तो ये आपकी D हो गई। और अगर आप देखोगे तो आप यहां से AM की लंबाई देखो, ये आपका MB हो गया, ये अपने आप D के बराबर हो गया। ठीक, अब यहां देखो ये R2 है तो ये आपका R2 होगा। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हुई? अगर आप ध्यान देंगे तो आपको कितनी R1 प्लस R2, ये दूरी हो गई यहां से यहां तक। ठीक, तो ये आपकी AM हो गई R1 प्लस R2। अब अगर आप ट्राइंगल, अब नाउ इसके बाद यहां लिखता हूं, नाउ ट्राइंगल AMB में देखा जाए तो ये एंगल 90 डिग्री पहले से, तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल होगा। तो आप कह पाएंगे MB स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर प्लस
ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। अब आप इसको ए टू बी की दूरी को आप एल डैश मान लो, इनडायरेक्ट है, तो आपका हो जाएगा डी स्क्वायर बराबर ए एम R1 प्लस R2 टू द होल स्क्वायर प्लस एल डैश स्क्वायर या L1 स्क्वायर। L1 स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 टू द होल स्क्वायर। इसलिए आप सिंपली कह सकते हैं L1 इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 टू द होल स्क्वायर। आई बात समझ में नहीं आई? इस तरह आपके पास लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आ जाएगी। बोलो क्लियर? तो आपके पास इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ आ गई, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ आ गई। इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में अगर वृत्त एक दूसरे को स्पर्शली एक्सटर्नली टच कर जाएं या छोटे बड़े हों, बराबर त्रिज्या के हों, तो उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है भाई। अगर सोचो दोनों सर्कल समान रेडियस के होंगे तो ये अपने आप जुड़ जाएगा, कोई और फर्क नहीं पड़ेगा कि ये 0 हो जाए। तो बराबर रेडियस का होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मान लेते हैं इफ सर्कल्स ऐसी स्थिति में बन गए कि उन्होंने एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर लिया, तो आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो होगी, लेकिन इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो सेगमेंट होगा वो आपका 0 हो जाएगा, तो ऐसे निकल जाएगी तो शून्य हो जाएगी। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो होंगी लेकिन इनडायरेक्ट शून्य हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? समझ गए? तो यहाँ पर कुछ भी आपके सामने कोई स्पेशल खास कंडीशन नहीं, जो कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में दो परिस्थितियां थी, उनमें याद रखनी। क्लियर? तो इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ हो गई। इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती क्या है वो आप ध्यान रखेंगे। इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अनुप्रस्थ स्पर्शी, जैसे वो जो आपकी डायरेक्ट थी वो अनुस्पर्शी, हिंदी में लिखेंगे तो इसे कहेंगे अनुप्रस्थ स्पर्शी, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट।
हो गया। तो नेक्स्ट थिंग कि आप टेंजेंट्स की संख्या पे प्रश्न पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, इस बार तो हर पेपर में पूछेंगे, मतलब जो 2022 का सीजीएल हुआ उसमें हर पेपर में पूछे गए कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स पे क्वेश्चन, ठीक है, वहां फिर आके मतलब किसी तरीके से। तो ध्यान समझिएगा, जैसे मान लो अगर आप एक सर्कल है ऐसे, एक दूसरा सर्कल ऐसे बने हुए हैं, तो अगर आप इस पे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किए करने जाएंगे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, एक आपकी ये हो गई, एक आपकी ये हो गई, एक आपकी इनडायरेक्ट ये हो गई, और एक आपकी इनडायरेक्ट ये हो गई। कितनी हो गई? 4। तो ये आपका फिगर हुआ। उसके बाद कंडीशन अगर देखें तो ऐसा कब हो रहा है, तो कंडीशन ऐसी तब है जब आपके दोनों सर्कल्स की रेडियस का जो सम है वो आपका r1 प्लस r2, केंद्रों के बीच की दूरी d, केंद्रों के बीच की दूरी d से बड़ा हो। ठीक है, सॉरी, d बड़ा हो, कि अगर आपका जो d है वो आपका ग्रेटर है r1 प्लस r2 से, अगर d का मान r1 प्लस r2 से ग्रेटर पाया गया तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि वृत्त एक दूसरे से दूर दूर बनेंगे, कि भाई दूरी ज्यादा है केंद्रों की, रेडियस इस तरह बने तो वृत्त एक दूसरे से डिस्टेंस में बनेंगे, और जब वृत्त एक दूसरे से डिस्टेंस में बनेंगे तो उस स्थिति में आप पाएंगे कि आपका डी जो है वो ग्रेटर देन r1 प्लस r2 का, और 4 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। अगर कुछ ये सिनेरियो बना, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक कॉमन टेंजेंट, एक डायरेक्ट, दो डायरेक्ट कॉमन है, एक आपकी इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो टोटल कितनी ड्रॉ की जा सकती है? 3। और ये कब बनेगा? जब डी का मान इक्वल होगा r1 प्लस r2 के। जब आप ये पाएंगे कि जो डी है वो r1 प्लस r2 के बराबर हो जाए, ये आपका o है, ये आपका o डैश है, ये आपका r1 है, ये आपका r2, और आपने देखा यही d है, वो तो है ही, तो ऐसी कंडीशन सर्कल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे एक्सटर्नली, बाह्यता, और ऐसी स्थिति में 3 कॉमन टेंजेंट ड्रॉ होंगी, 2 डायरेक्ट और 1 इनडायरेक्ट। इसी तरह से अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि सर्कल्स एक दूसरे को रेस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट करने लगे, तो आपका ये आपका O हो गया, ये मान लो O डैश हो गया, ये आपके केंद्रों के बीच की दूरी हो गई, r1 r2 रेडियसेस हो गई। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ 2 कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती होंगी। जब आप सिचुएशन चेक करने जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो D है वो आपका लेस देन है r1 प्लस r2 से, लेकिन बहुत ज्यादा लेस नहीं है, r1 डिफरेंस r2 से तो बड़ा है। ठीक है, क्योंकि r1 डिफरेंस r2 से भी छोटा होने पर अभी और सिचुएशन अलग आपके सामने आएगी। r1 जब आपके r1 प्लस r2 छोटे हो जाए तो छोटे की एक सीमा है, जब ग्रेटर की सीमा नहीं है, ग्रेटर में सर्कल कितनी भी दूर हो जाए, लेकिन लेस की एक सीमा है, बहुत छोटा हो गया या डी का मान 0 हो गया तो सर्कल कॉन्सेंट्रिक हो जाएंगे, संकेंद्री, तो आपकी कॉमन टेंजेंट खींची ही नहीं जा सकती है, तो आगे सिचुएशन मिलेगी। तो डी का मान r1 प्लस r2 से छोटा हो, लेकिन इतना भी छोटा नहीं कि r1 माइनस r2 से भी छोटा हो जाए। ठीक, तो वैसे बेसिकली ये सिचुएशन होती है, लेकिन ये कंडीशन भी दिमाग में रखनी कि इतना छोटा नहीं कि r1 माइनस r2 से भी छोटा हो जाए, तब सर्कल इस सिचुएशन को क्रिएट करेंगे और आपकी 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींचने, 2 कॉमन टेंजेंट खींचने को मिलेंगे। अगर सर्कल्स का सिनेरियो कुछ ऐसे हुआ तो सर्कल्स एक दूसरे के इंटरनली कांटेक्ट में चली जाएंगे। ये आपका मान लो आपका O है, ये आपका O डैश है, ये आपका r1 है और ये आपका r2 है। ठीक है, ये आपका r2 है, तो आप देखो कि ये जो दूरी d है वो आप समाजो निकालो तो क्या आएगा? r1 माइनस r2। ठीक है, तो यहां जो d होगा वो आपका r1 माइनस r2 के इक्विवेलेंट होगा, और एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, दिस इज,
क्लियर? इसके अलावा अगर ऐसी स्थिति बन गई कि सर्कल से एक दूसरे के अंदर चले गए, अंदर जाने में संकेंद्री भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं, अंदर जाने की बात हो गई, तो जीरो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती, कोई कॉमन टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती। ठीक है? उस स्थिति में जो डी होता है वो लेस होता है R1 माइनस R2 से या R1 डिफरेंस R2 से, दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के अंतर से छोटा। अभी हमने ऊपर बताया था कि R1 प्लस R2 से छोटा हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बहुत छोटा हो जाए, उसकी लिमिट है कि R1 माइनस R2 से बड़ा हो। ठीक, तो अगर सर्कल बनाए बिना आपको कभी डिसाइड करना हो तो इतने केसेस हैं, इन केसेस को चेक करेंगे, और फिगर बनाने की स्थिति हो तो ये करेंगे। नॉर्मली रेडियसेस देकर, रेडियस और डी देकर आपसे टेंजेंट पूछने की प्रयास करता है, तो आपको डी डी का संबंध ये चेक करने पड़ेंगे कि आपने चेक किया कि भाई देखो ऐसा है कि आपके पास जो सिनेरियो है उसमें आपने चेक करना होगा कि जो R1 और R2 का संबंध डी के साथ है वो एग्जैक्टली क्या है। अगर R1 प्लस R2 का संबंध, अगर R1 प्लस R2 का संबंध D से कुछ इस तरह से है कि आपने देखा कि वहां पर D का मान R1 प्लस R2 से बड़ा पाया गया, तो ऐसी कंडीशन में ये स्थिति बनेगी, बराबर पाया गया तो ये स्थिति बनेगी, तीन टेंजेंट। तो इसमें होता है ये कि ये देकर इस पर डेटा पूछ लेना, ये देकर डी की रेंज पूछ लेना, ऐसे प्रश्न बनाने का प्रयास किया जाता है। तो पूरी बात आपको समझ में आ गई तो फिर कुछ भी पूछेगा आप आंसर कर लेंगे। ठीक, तो है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। बना लीजिए।
बना लिया होगा ये। तो यहाँ से ये आपका डिस्कशन ऑफ सर्कल कंप्लीट, ठीक, टेंजेंट कंप्लीट, हर तरीके की बातें आपको बता दी। उसके बाद प्रूवमेंट मिलते रहेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जहाँ पर जब आपको कभी कोई लगे कि हाँ ये एक स्पेशल कंडीशन में प्रूव कराई, तो आप अपने बेसिक में अपडेट करते रहें, ताकि जब आप रिवाइज करें मान लो तो आपकी थोड़ी हेल्पफुल रहे। बाकी अब अगर देखा जाए तो क्वेश्चन भले हमें यहाँ करवाने लगे, वैसे बेसिकली थ्योरम जिनकी हमें जरूरत पड़ती है वो पूरी होगी, ठीक। तो क्वेश्चन हमने कहा था आपसे लास्ट क्लास में कि आप सॉल्व करके आएंगे। फर्स्ट कंफर्म, सेकंड बताना किसी को, थर्ड देख लीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल जो आपका दिया गया है उसमें सी ए बी प्लस सी बी ए फिगर बना हुआ है, एंगल बराबर सी ए बी प्लस सी बी ए, सी ए बी प्लस सी बी ए का मान आपको दिया गया है कितने डिग्री, 100 डिग्री। नहीं, आपसे कह रहा ओ ए बी प्लस ओ बी ए का मान 100 दिया गया, आपसे कहा गया सी ए बी और प्लस सी बी ए का मान क्या, तो कुछ है नहीं, ध्यान समझो। अगर आप देखोगे तो ये आपका सेंटर है और इस सेंटर के नियम के अनुसार यहां से ये और ये आपकी रेडियसेस हैं, तो ये थीटा होगा तो ये अपने आप थीटा होगा। कोई डाउट है? अब यहां आ जाओ, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, अगर आप देखें ओ ए बी प्लस ओ बी ए बराबर आपको दिया गया 100 डिग्री। यहां देखेंगे तो ये आपका थीटा प्लस ये भी आपका थीटा बराबर 100 डिग्री, तो 2 थीटा बराबर 100 डिग्री, तो थीटा बराबर 50 डिग्री। बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से आपने पाया कि जो थीटा का मान है वो आपको 100 डिग्री मिल गया। यहां तक किसी कोई डाउट है? नहीं। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं तो ऐसी कंडीशन में ये अगर ये आपका 50 डिग्री, तो ये वाला एंगल आपसे पूछा गया कि एंगल आप हमको बता दो सी ए बी प्लस सी बी ए, ठीक है। तो अगर आप इस वाले एंगल की बात करो तो ये वाला एंगल एग्जैक्टली कितना होगा, 80 डिग्री। अगर ये 80 डिग्री हुआ तो इस वाले ट्रायंगल में ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। अब आप अगर ट्रायंगल फिगर में देखो, ट्रायंगल ए सी बी में जाओ या ए बी सी में जाओ, तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी बी ए बराबर 180 डिग्री। हमें ये भी निकालने की जरूरत नहीं थी, सीधे मतलब वहां तक पहुंच सकते थे, तो ये थीटा की जरूरत नहीं थी, निकाल लिया तो कोई बात नहीं। यहाँ पहुंचे तो जो आपका ए सी बी है वो कितना निकल आया, ये आपका दिया गया कितने डिग्री, 40 डिग्री प्लस एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी बी ए बराबर 180 डिग्री। ये उस तरफ जाएगा तो एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी बी ए बराबर 140 डिग्री। बात समझ में आई? आंसर ठीक वैसे नोट करिएगा जैसे बताया। सर्कल आपको पीछे के सभी टॉपिक से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा अगर आपने पीछे सही से पढ़ा है तो, क्योंकि इसमें वो सब यूज होगा जो ट्रायंगल क्वाड्रेंटल में जगह जगह आपने पढ़ा है, तो इंटरेस्टिंग रहेगा, तो थोड़ा ध्यान देंगे। और इसी बहाने पीछे की चीजें बहुत सारी जो है रिवाइज होती जाएंगी।
बीच के में आपसे 2 दिन पहले कहा गया था कि इस बीच आपको ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल रिवाइज करना है, तो आई थिंक आपने किया भी होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। 5, 6, 7, 8, 8 बताना है। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज जैसे बीडी वृत्त का व्यास है। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। इक्वाटल एबीसीडी जिसमें बीडी वृत्त का व्यास है, बीडी सर्कल का डायमीटर है, तो ये इधर भी इधर। अब आपसे कह रहा है एंगल एबीडी, एबीडी ये वाला प्लस एंगल एडीबी ये वाला का मान ज्ञात करो। सरल है, अगर ये डायमीटर है तो ये एंगल कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। ये एंगल कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। एंगल सॉरी ट्रायंगल एबीडी में, ट्रायंगल एबीडी में ध्यान दिया जाए तो एंगल एबीडी प्लस एंगल एडीबी बराबर अगर पूछा है तो अपने आप कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री, क्योंकि भाई एक एंगल 90 हो गया तो बचे हुए दोनों कोणों का योग 90 अंश होगा। दैट्स ऑल। सेवन के बाद क्वेश्चन नंबर 8, 8th नंबर देखें। कह रहे ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा है, पी बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है। आपसे कह रहे ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा है, ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा है, ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा है, पी बिंदु ए बी सॉरी पी बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है। एक जीवा है ए बी, आपको कहा गया कि पी इसका मिड पॉइंट है, ए बी बराबर 8 है, तो अगर ए बी 8 है तो ये 4 और 4 होगी। ओपी का मान, ओ आपका सेंटर हो गया, ओपी का मान 3 दिया गया है। वृत्त का व्यास ज्ञात करो। सरल सी बात है, यहां से मिलाओगे मध्य बिंदु लंब होता है, केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु पर मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। तो इस परिस्थिति में सिंपली हम कहेंगे 4 3 तो ये 5। तो अगर आपको रेडियस 5 आ गई है तो आपका व्यास जो कि 2r होता है वो कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। नहीं आया आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल में ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा है जिसमें 90 अंश का कोण बना, जो केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती, केंद्र आपका ये हो गया 90 अंश का कोण बनाती, ये एंगल 90 डिग्री स्थानांतरित करती, एपी स्पर्श रेखा एंगल बी ए पी मानता। हम ये मानते हैं कि अगर इसको इधर बढ़ाया जाए, ध्यान समझना, और इस पॉइंट को एक्स माना जाए तो ये एंगल 45 होगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको भाई। अगर 90 है तो 90 से आधा होकर 45 हो ही जाएगा, सही है। केंद्र पर अंतरित कोण का आधा परिधि पर बनता है, याद है। इस परिस्थिति में यहां तक पहुंचने के बाद आप देखें तो ये अगर आपका 45 है तो ये एंगल कितना होगा 45, कोई डाउट, कंफर्म। तो ये आपका हो गया 45 डिग्री, आंसर नंबर बी। हो गया 9 के बाद 10, 10 नंबर बताना है, 10th नंबर। कह रहे नीचे देखिए चित्र ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी जो है डायमीटर है, बी ओ डी जो है आपको दिया गया 15 डिग्री। कह रहे एंगल ई ओ ए का मान 85 डिग्री। आपसे ई सी ए का मान बताओ, ई सी ए मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि ये आपका ट्रायंगल आपका दिख रहा है, इसमें इधर 85 इधर 15 तो टोटल हो गया 100, तो बीच में बचा 80, सही है। अगर इसी ट्रायंगल का इधर बढ़ा के देखो तो ये 22 कोण हो जाएगा, और 22 कोण एक्सटीरियर एंगल का मान अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होता है। तो अगर एक्सटीरियर एंगल का मान अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होता है तो ये एंगल कितने डिग्री होगा 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री, टोटल हो जाएगा 130 डिग्री। अब अगर आप इस वाले ट्रायंगल में देखो तो ये 130, ये 15, 145, तो बचा कितना 35 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा 35 डिग्री। हो गया 11, दो वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 4.5 और 3 केंद्रों के बीच की दूरी दी गई, उनकी त्रिज्या को बने हिसाब तो कर लेंगे, करिए फटाक से सॉल्व कर दीजिए। तो तिर्यक देखिए ये वर्ड इंग्लिश में ज्यादा बेहतर लिखा रहता है, लिखा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ दी। अब देखो इंग्लिश में नहीं बताया कि कौन सी वाली चाहिए, ठीक है, तो ये सब चलता रहता है थोड़ा बहुत।
पढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 12 बताना है। देखो, ओ वृत्त का केंद्र है एंगल BAC। जो आपका एंगल BAC है वो आपको दिया गया N, एंगल CABC बराबर दिया गया M, तब फॉलोइंग मानता है। M प्लस N के बारे में पूछा गया, ठीक है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये अगर आपका M है तो ये आपका अपने आप M होगा, ये N है तो ये अपने आप 2N होगा। अगर आप ट्रायंगल OCB में देखें, अगर आप ट्रायंगल OCB में देखें तो आप पाएंगे 2N प्लस 2M, M प्लस M है ना, M प्लस M प्लस M, दैट्स इक्वल टू 180 डिग्री। सही है। तो आप देखा जाए तो आप पाएंगे 2 कॉमन M प्लस N, दैट्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो M प्लस N बराबर 90 डिग्री। बात समझ पा रहे हैं? तो M प्लस N का मान आएगा 90 डिग्री। आंसर नंबर A। हो गया, बढ़े आगे। 12 के बाद 13 बताना है। 14 नंबर देखें, क्या दिए गए चित्र में AB और BC चाप जो बराबर हैं। देखो वहां ऊपर लिखा है ये दोनों आपस में बराबर हैं, ऐसे ये वाला चाप इस वाले चाप के बराबर है। AB और BC आपस में बराबर है। एंगल AOB बराबर 120 डिग्री। ये वाला एंगल जो है वो आपको कितना डिग्री दिया गया? 120 डिग्री। और AOC जो पूरा है वो आपको कितना डिग्री दिया गया? 120 डिग्री। तो AOB, जब चाप बराबर होते हैं समान कोण केंद्र पर समान चाप केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं। इक्वल आर्क फॉर्म इक्वल एंगल ऑन द सेंटर एज वेल एज सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस पर भी बराबर बनाते हैं और सेंटर पर भी बराबर एंगल बनाते हैं। तो इसलिए कुछ बचा ही नहीं। तो 2 थीटा बराबर 120, तो थीटा बराबर अपने आप 60 डिग्री। तो 120 जो है वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा 60 एंड 60 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, दो संकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श करता है। आपसे कहा गया कि दो संकेंद्री वृत्त कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दो संकेंद्री वृत्त कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती। बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती। ये आपका AB और ये आपका कांटेक्ट पॉइंट मान लो C ले लिया, जिसकी लंबाई 24 है। बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती। तो ये आपको देखा जाए तो इस परिस्थिति में कुल मिला के ये 12 और ये 12 हो गया। ठीक। अब आपसे कह रहा है यदि छोटे वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, ये आपका सेंटर हो गया O, छोटे वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या? तो ये आप अगर यहां से मिला दें तो आप ये पाएंगे कि ये 5 है, ये 12 है, तो ये अपने आप क्या होगा? 13।
यही आपका आंसर है। फिफ्टीन के बाद 16, देखो ये इस तरह बना हुआ है। कह रहा है दिए गए चित्र में ए बी और पी क्यू आप समान लंबाई समान जीवाएं, कहीं भी लिख लें, नोट पॉइंट। समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। इक्वल कार्ड्स आर ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। जैसे अगर मान लो इसको हमने मिलाया, ये आपकी ए बी हुई और ये एक जीवा हुई जिसका नाम सी डी है। यहां से अगर ये आपके 2a है तो ये ए और ए में बांट दी जाए। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये आपका मतलब अगर ए बी और सी डी आपस में बराबर है, जिनकी पूरी लंबाई 2a मान ली जाए, तो ये ए और ए में बट जाएगी। अगर आप ध्यान देंगे तो फिगर में देखिए ये आपका आर हो गया, ये भी रेडियस आर हो गई, ये दूरी आप d2 मान लीजिए, ये दूरी आप d1 मान लीजिए। तो जब आप d1 निकालने जाएंगे जब इन फिगर d1 निकालने जाएंगे तो अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, एंड जब d2 निकालने जाएंगे तो वो भी अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। इससे आप कहेंगे कि d1 बराबर d2 है। इसका कन्वर्स अपने आप सत्य हो जाएगा। क्या कन्वर्स? कि अगर समान दूरी पर हैं तो समान लंबाई की होंगी, समान लंबाई की हैं तो समान दूरी पर होंगी, केंद्र से समान दूरी पर होंगी, और अगर समान दूरी पर हैं तो समान लंबाई की होंगी। नहीं आया? नोट करें। हो गया? अब जरा यहाँ आइए, इससे रिलेटेड नहीं थे बट ये पॉइंट आया। देखो क्या दिए गए चित्र में ए बी और पी क्यू समान लंबाई की जीवाएं, ठीक है। क्या है वो सी और आर ए बी और के इसके मध्य बिंदु मिड पॉइंट्स है। तो अगर इसको ओ माना जाए तो मिड पॉइंट्स हो गए। कह रहा सी आर क्यू का मान ज्ञात करो। सी आर क्यू ये वाला पूछा गया है, ठीक है। अगर समान लंबाई की जीवाएं हैं तो केंद्र से समान दूरी पर होंगी। ये मिड पॉइंट्स अगर हैं तो बड़ी सरलता से मैं ये कह सकता हूं कि बिल्कुल सेम सिनेरियो बनेगा। ये आपका अगर मिड दोनों तरफ मिड पॉइंट बिल्कुल 70 तो ये अपने आप आ जाएगा। देखो कैसे, ये आपका अगर मिड पॉइंट है तो 90 होगा, ये 70 है तो 20 होगा। यहाँ आ जाओ, ये दोनों बराबर होंगी क्योंकि समान लंबाई की जीवाएं अभी समझाया था। तो इस कंडीशन में ये भी अपने आप 20 होगा और ये पूरा अपने आप में 90 होगा, तो ये भी आपका 90 होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो अगर एंगल सी आर क्यू देखो फिगर में, तो 20 प्लस 90, 20 प्लस 90 दैट इज, नहीं आया?
ठीक है, चलो बस आ जाए तक। तो अब लगातार क्वेश्चंस लगाइए और बट डिस्कशन अब जारी रहेगा। जो भी क्वेश्चंस ना आए वो पूछते जाइए, थोड़ा हम रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। बस ऑल ऑफ